हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम इस पर बात करेंगे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, 70 से 70 नंबर इस प्रकार आपको दिला सकती है अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। तो पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम उत्तर सहित इसमें देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए, जितने भी इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको तैयार करके जाइएगा। आप 2-4 दिन पहले भी अगर 2024 बोर्ड एग्जाम में अगर जा रहे हैं आप, अब 2-4 दिन अगर आप पहले भी देख रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न क्या है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि ये सभी के लिए। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर को सभी चीज़ों के लिए जानते हो कि उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए भी, समझने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए तो हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर क्या होगा, ये सभी। तो हमारे सभी कार्य, मस्तिष्क जो होता है वो सभी कार्यों को नियंत्रित करता था, अर्थात मनुष्य का जो हृदय होता है वो मनुष्य के शरीर को पूर्ण रूप से सहारा देता है, नियंत्रित करता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा ये सभी। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं। जो मानव मस्तिष्क होता है उसमें कितनी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं। हमारा ऑप्शन जो है वो 10 जोड़ी है, कि 8 जोड़ी होगा, कि 31 जोड़ी होगा, कि 32 जोड़ी होगा, वो 12 जोड़ी होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, 10 जोड़ी होगा, कि 31 जोड़ी होगा, कि 8 जोड़ी होगा, कि 12 जोड़ी होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 12 जोड़ी। मनुष्य के देखो मस्तिष्क से जो कितनी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं। आपके इसमें से अगर जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो कमेंट करते जाइएगा। देखते हैं कि सबसे पहले किसके कमेंट आते हैं। अगला देखते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। तो मस्तिष्क ऐसा कौन सा भाग होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है। जितने भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग बड़ा है, घ्राण पिंड होता है, कि थैलेमस होता है, कि प्रामस्तिष्क होता है, कि मेड्यूला होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग, सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, वो होता है प्रामस्तिष्क का। हमारा जो ऑप्शन बी नंबर होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रामस्तिष्क। अब मैं आपको चित्र भी दिखा सकता हूँ। देखिए, हमारा ये जो मस्तिष्क का चित्र होता है और ये वाला जो भाग ये पूरा दिखाई देता है, ये प्रामस्तिष्क होता है। ये वाला पूरा ये भाग ये सबसे बड़ा भाग होता है, फिर ये बीच में मध्य मस्तिष्क होता है, और ये वाला भाग जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो इतना ये पूरा भाग जितना भी दिख रहा है ये वाला बड़ा भाग, ये किस भाग का, ये मस्तिष्क का प्रामस्तिष्क भाग होता है, ये जो कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है। आगे हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ही है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पादप हार्मोन्स नहीं है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीन है, कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, कि साइटोकाइनिन है, कि एब्सिसिक अम्ल है। तो आपको मैं बता दूं कि जो पादप हार्मोन्स होता है वो ऑक्सीन भी होता है, साइटोकाइनिन भी होता है, एब्सिसिक अम्ल भी होता है। तो हमारा जो इसमें पादप हार्मोन्स नहीं वो क्या होगा, हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये क्या है, हमारा पादप हार्मोन्स नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा करता है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है या नहीं है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं यहाँ बस करेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन ये है मतलब नहीं का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पूरा पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, तब आप आंसर देने का पूरा अपनी कोशिश करिएगा। तो अगला देखिए, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका कहते हैं, कि सिनेप्स कहते हैं, कि एक्सॉन कहते हैं, कि आवेश कहते हैं। मान लो दो तंत्रिकाएं हैं, दो तंत्रिका कोशिकाएं, उनके जो मध्य का खाली स्थान होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो उनके जो बीच जो थोड़ा सा खाली स्थान बचता है, रिक्त स्थान बचता है, उस भाग को क्या कह दिया जाता है, सिनेप्स कहता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिनेप्स। सी नंबर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार।
आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स है। देखो फाइट एंड फ्लाइट, मारो और उड़ो, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है, मारो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है एड्रेनलिन है कि थायरॉक्सिन है कि एडीएच है कि ऑक्सीटोसिन है। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो देखो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट ही बहुत है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया है जन्मजात, जन्मजात मतलब वंशागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले को क्या कह दिया जाता है, लक्षणों को वंशागत लक्षण कह दिया जाता है। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो जन्मजात है कि यह परिवर्तित नहीं हो सकती है, मतलब इसको परिवर्तित नहीं या बदला नहीं जा सकता है। यह स्वचालित होती है, मतलब अपने से चलने वाली होती है, या कि उपयुक्त सभी। तो देखिए जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो जन्मजात भी होती है, इसे परिवर्तित भी नहीं कर सकते हैं, और ये स्वचालित भी होती है। तो इस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी देखिए इसमें प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। तो हमारा जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है हमारा पहला, पादप हार्मोन्स क्या है, किन दो पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। देखिए पादप हार्मोन्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, फिर इसके बारे में आपको बताना है कि किन, मान लो इनमें से तमाम सारे ऐसे पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन पादप हार्मोन्सों में से केवल आपको दो के नाम बताना है। तो देखिए हम बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर कि पादप हार्मोन्स पौधों में प्राकृतिक रूप से, पादप हार्मोन्स पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न गतिविधियों में नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करते हैं। देखिए पादप में जो पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक रसायन होते हैं जो उनके शारीरिक गतिविधियों को, आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित एवं समन्वित करते हैं या समन्वय स्थापित करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कई सारे पाए जाते हैं। तो पादप हार्मोन से इसमें दो पूछा है तो दो के बारे में हमको बताना है, जैसे ऑक्सिन हो गया और जिबेरेलिन हो गया। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, पादप हार्मोन्स होते हैं। इस प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रश्न हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा जो दूसरा प्रश्न क्या है वो, अनुवर्तन को परिभाषित कीजिए। अनुवर्तन के विभिन्न प्रकार क्या हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ये अगर देखा जाए तो इसके अगर सन की बात करते हैं कि आपकी किस सन में आए, तो 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 23 में आए हुए ये प्रश्न हैं जितने भी हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अनुवर्तन को परिभाषित कीजिए। अनुवर्तन के विभिन्न प्रकार क्या हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करिएगा। देखिए अब इसका उत्तर हम बढ़ते हैं। बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण पादप अंग की दिशात्मक गति अनुवर्तन कहलाती है। देखिए बाह्य उद्दीपन जैसे धूप है, जल है, वायु है, तमाम इस प्रकार के बाह्य उद्दीपन हैं। तो इन उद्दीपनों के कारण जो पादप अनुक्रिया करते हैं, उनकी क्रिया के बाद जो अनुक्रिया करते हैं, मतलब जिस प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं या जो हरकत करते हैं, उसको क्या कह दिया जाता है, अनुवर्तन कह दिया जाता है। अनुवर्तन के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन। अब आपसे देखिए या तो इस प्रकार से पूछ लेगा या तो इनके नाम देकर पूछ लेगा कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या रसायनुवर्तन। तो इसमें आप इस प्रकार अगर आपसे पूछता है तो आपको इसको किस प्रकार बताना है आप ये भी जान लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर हम सबसे पहले प्रकाशानुवर्तन की अगर बात करते हैं तो प्रकाशानुवर्तन होता क्या है कि देखिए होता क्या है कि पादप भाग की प्रकाश के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली जो गति होती क्या होती है वो प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। देखिए पादप कहने का मतलब क्या है
कि प्रकाश के कारण जो पादपों में होने वाली दिशात्मक गति होती है उसको क्या कह दिया जाता है? प्रकाशानुवर्तन। इसी प्रकार गुरुत्वानुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है कि गुरुत्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण पादप में जो होने वाली अनुक्रिया होती है या अनुक्रिया के कारण होने वाली जो गति होती है उसे क्या कह दिया जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कह दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार रसायनुवर्तन के कारण रासायनिक उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया के कारण गति होती है उसको क्या कह दिया जाता है? रसायनुवर्तन। आपकी अगर इस आंसर देखना चाहते हो तो आप इस प्रकार देख सकते हो, किस प्रकार इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एकदम आसान भाषा में है कि पादप के भाग की प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। इसी प्रकार गुरुत्वानुवर्तन में पादप भाग की गुरुत्व के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार रसायनुवर्तन होता है, पादप भाग की रासायनिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति रसायनुवर्तन कहलाती है। एकदम आसान है। इसमें से हर बार 1 या 2 टिप्पणी के नाम से पूछ लिया जाता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनको छोड़ के जानने की गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलना में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये इस जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं। इस प्रश्न से, इस चैप्टर से ये प्रश्न तो बनता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप इसको ज़रूर तैयार करिएगा, इससे आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताना है, फिर इसके बाद में हम टहलना के बारे में बता रहे हैं कि टहलना क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में देखेंगे। इसमें हमें 2 प्रश्न बन जाते हैं। अगर आपसे केवल प्रतिवर्ती क्रिया पूछता है तो प्रतिवर्ती क्रिया ही आप लिखिएगा केवल, और टहलना के बारे में पूछता है, अगर अंतर पूछता है तब भी पर आप तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया 7 नंबर में पूछ लेता है तो आप इसमें पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको बताने में। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया है क्या कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति स्वचालित एवं यांत्रिक अनैच्छिक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। एक लाइन में हम इसको देख सकते हैं। किताबों में आप देखोगे या अन्य कई विद्याओं में देखोगे, विद्या के जो अनुसार आते हैं, इनमें अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, बहुत ही भारी बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया। तो आपको केवल समझना, देखिए, कोई भी बाह्य उद्दीपन के प्रति ऐसी उद्दीपन जो के प्रति जो अनुक्रियाएं होती हैं जो कहने का मतलब स्वचालित हों, अपने आप उत्पन्न होती हैं, उसको मस्तिष्क कहने का मतलब क्या है कि मस्तिष्क आदेश नहीं देता है, यूँ एक प्रकार से कहें तो उन क्रियाओं को क्या कह दिया जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मान लो है आपका हाथ ही है, गर्म वस्तु में पड़ गया, अचानक देखते हो कि पड़ते ही तुरंत हट जाता है, उस पर सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आँख में अगर कुछ पड़ने वाली होती तो हमारा दिमाग इतना जल्दी सोच भी नहीं पाता, हमारी आँखें की जो पलकें हैं वो तुरंत बंद हो जाती हैं। देखते होगे कि अगर आप चल रहे हैं तो कांटा लगता है आपके पैरों में तो तुरंत उठ जाता है। तो इस प्रकार की जो गतियाँ शरीर में शारीरिक प्रतिक्रिया जो होती है उस क्रिया को क्या कह दिया जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। अगर आप देखते हैं तो उदाहरण अगर देखना चाहते हो तो उदाहरण देख सकते हैं कि अचानक गर्म वस्तु पर हाथ रखते ही हाथ का उठना, जैसे अचानक आप रखते हैं तो तुरंत हटा लेते हैं, इतनी जल्दी आप सोच ही नहीं पाते लेकिन हाथ उठ जाता है तुरंत। तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे अकस्मात चमकीले प्रकाश में नेत्रों का बंद होना, जैसे आप अचानक धूप में निकलते हैं तो आंखें आपकी बंद हो जाती हैं धूप के कारण, धूप पड़ने के कारण, तो आप सोचने समझने नहीं पाते लेकिन फिर भी आपकी आंखें बंद हो जाती। तो ये इस प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं उसको क्या किया दिया जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। इसी प्रकार हम अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, हमारा अब इसी में पूछा गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना में क्या अंतर है। तो टहलना क्या होता है? तो टहलना एक ऐच्छिक क्रिया हो जो जानबूझकर की जाती है। तो जो टहलना होता है, जानते हो, जब इच्छाएं होती है तभी आप टहलते हो, इच्छा नहीं होती है तब नहीं टहलते हो। लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया जैसे आपके हृदय का धड़कना है वो भी एक अनैच्छिक क्रिया है, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया ही है, क्योंकि आप उस पर सोच समझ नहीं सकते हो कि आप अपने हृदय को कहोगे कि भाई रुक जा, अभी तुम 1 मिनट 10 मिनट या रुक जाओ, आराम कर लो, ना धड़काओ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप इस प्रकार कहते हैं तो हमारा जीवन ही नहीं बचेगा भाई। हमारा हृदय अगर 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के लिए रुक जाए तो जीवन क्या हमारा बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो जो ऐच्छिक क्रियाएँ होती हैं वो टहलने के अंतर्गत आती हैं। जैसे टहलना हो गया हमारा एक ऐच्छिक क्रिया है, इच्छा के अनुसार चलती है। जब हमारी इच्छा होती तभी हम कहीं जाते हैं, टहलते हैं। हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं वो इच्छा के बिना नहीं चलती, मतलब इच्छा के अनुसार नहीं चलती, वो इच्छा के बिना होती हैं। देखिए, अगले जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार की तरह मैं आपके लिए फिर होमवर्क देता हूँ, तो इस बार भी होमवर्क है, आप इसको करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसका कार्य समझाइए। जो तंत्रिका कोशिका होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। इस चैप्टर में आप कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए,
3 चीज़ों को जरूर पढ़िएगा। एक प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़िएगा, एक तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़िएगा और मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़िएगा। और मानव मस्तिष्क का आप चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए और तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना आना चाहिए। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको छोड़कर जाने की गलती ना करिएगा। लेकिन तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए, आपको इसको बताना है और इसके कार्य भी आपको तंत्रिका कोशिका के कार्य भी आने चाहिए, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। और अगला जो है हमारा क्या है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मानव जो मस्तिष्क है, आप इसका चित्र आपको बनाना आना चाहिए और नामांकित चित्र होना चाहिए, मतलब चित्र बनाइए और नाम भी लिखिए। तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आसानी से याद हो जाएगा बनाते हुए। और इसकी संरचना का जो कार्य है, वर्णन है, आप कहने का मतलब मानव मस्तिष्क के बारे में आपको ठीक प्रकार से पढ़ लेना, क्योंकि आपके ये 9 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है आपको। तो इसको तैयार करके जाना है आपको, या ये पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा या तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पूछ लेगा। तो इस चैप्टर से ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसी प्रकार हम वीडियो को तमाम सारे चैप्टर्स की बना दिए गए हैं, विज्ञान के जितने भी हैं या हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी वीडियो बना दी गई है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रकार हम बढ़ते रहेंगे, अन्य वीडियो आते रहेंगी। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।